अच्छा भाई, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग कवर करेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑपरेटर्स। और शुरू करने से पहले लेक्चर को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा इनकी इम्पोर्टेंस को, बिकॉज इनकी इम्पोर्टेंस अक्सर ओवरलुक कर दी जाती है। क्योंकि आप एक बच्चा है, ठीक है, उसको आप सेमेस्टर 1 में ये पढ़ाते हो। और ये पढ़ाया जाता है सिर्फ एक दफ़ा, इसके लैब टास्क कराए जाते हैं सिर्फ एक दफ़ा, और इसका ज़्यादातर पूरे सेमेस्टर 1 में यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब पूरे सेमेस्टर 1 में इसका यूज़ नहीं होता और ये पढ़ाया सिर्फ एक दफ़ा जाता है। ठीक है, एक एक दो ड्राई रन्स के, एक दो मार्क्स के ड्राई रन्स के क्वेश्चन आ जाएंगे इस पे, ठीक है, फाइनल में या मिड में, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है जितनी आपकी इम्पोर्टेंस है फंक्शंस को समझना, एरेस को समझना, ठीक है, कोई और इस तरह की इम्पोर्टेंट बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ को समझना, उतना ही इम्पोर्टेंस इसका है ऑपरेटर्स की, प्रेसिडेंस का। ठीक है, और जिसको अभी पता नहीं है कि ये क्या होते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, तो इससे समझ लो किस तरह आपका मैथ्स में बॉड मैथ्स होता है ना। ठीक है, बॉड मैथ्स बिल्कुल इसकी वही वाली बात है जिस तरह मैथ्स में आपका बॉड मैथ्स होता है। ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। ठीक है, और ये इसकी वही इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी अंडररेटेड इम्पोर्टेंस है अगर सेमेस्टर 1 में बात करें तो। और इसकी इम्पोर्टेंस आगे जाके क्यों ज़्यादा होने लग जाती है, बिकॉज जब आप आगे जाते हैं सेमेस्टर 2 में तो ना तो आपको ये रिवाइज किए कराए जाते हैं अगर आपका एक बुरा टीचर है स्पेशली तो। ठीक है, ना तो आपको बताया जाता ज़्यादा। ठीक है, और आपके पॉइंटर्स अगर आपने इनका सहारा नहीं लिया ना पॉइंटर्स को समझने में, और फिर आगे आपकी डीएसए में भी आपकी कन्फ्यूजन होगी और आगे आप हर चीज़ में आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, और 4 सेमेस्टर्स के बाद या अल्लाह ना करे 8 सेमेस्टर्स के बाद आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है, आपकी कोडिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे और आपकी जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आपने इन पे तवज्जो ना दी। ठीक है, सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में, तो ये एक तरह के ऐसी चीज़ है जो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़नी है। लेकिन सेमेस्टर 1 में पढ़ने के साथ-साथ आपने अपने कोड में जब आप कोई भी लैब टास्क कर रहे हो, ठीक है? कोई भी लैब टास्क कर रहे हो, आपको लैब टास्क में थोड़ा नुकसान होगा कि आप कोई लैब का काम कर रहे हो, कोई पीसी पे आप कोड लिख रहे हो, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा सोचने का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन यकीन करो, आपके लिए फ़ायदे वाली बात होगी अगर आप इसको सोचोगे कि जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरा रिज़ल्ट है, एक वेरिएबल मैंने बना दिया रिज़ल्ट, ठीक है? और इसमें इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है, ठीक है? और इक्वल्स टू की कोई प्रेसिडेंस है, जैसे मैं कहता हूँ इसकी भी एक प्रेसिडेंस है, अभी मैं बताऊँगा, उसका एक पूरा टेबल होता है। वो टेबल याद करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए मैंने थोड़ी आसान एग्ज़ाम्पल तैयार की है, तो ताकि वो याद रहे, क्योंकि ये मेमोराइज़ेशन बेस्ड ही है, कंपाइलर के लिए सेट होती हैं चीज़ें कुछ। अच्छा, अब ये रिज़ल्ट है, ठीक है? और रिज़ल्ट जो है उसमें हम लोग कह देते हैं कि मैंने स्टोर करानी है कोई वैल्यू। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी एक एरे है, अगर आपने एरेस पढ़ी हुई है तो आप इधर लो कि ये एरे है, ठीक है, और इसका इंडेक्स 5 मैंने एक्सेस करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है, ये वाले और ये वाले, ठीक है, इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ जो है, ठीक है, वो पहले हो रहा है और इसके अंदर से आपकी वैल्यू डिटरमिन हो रही है। ठीक है, अगर आपने एरेज नहीं पढ़ी तो इतनी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, आ, इसको किसी और तरीके से भी समझा जा सकता है। और लेट्स से अगर आपको इस तरह का तो पता ही होगा कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, आपने अगर ये कोड लिख दिया, ठीक है, तो आपका प्लस वाला जो ऑपरेटर है वो आपके मतलब इक्वल्स टू के ऑपरेटर से, इक्वल्स टू नहीं कहते इसको, इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट के ऑपरेटर से पहले आता है। ठीक है, तो असाइनमेंट के ऑपरेटर से जब ये पहले आता है तो आपको इसे पहले डिटरमिन करना होता है, इट इज़ डिटरमिन फर्स्ट। ठीक है,
ठीक है। और तो ऐसे करके आपका सीन चल रहा होता है। इवन तो आपका जो आपकी जब कंपाइलर स्टेटमेंट पढ़ता है, तो वो हमेशा 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 वो इस तरह करता है कि वो आपकी स्टेटमेंट इधर से पढ़ता है, ठीक है, कि वो इधर से जाता है और वो कहता है मैं इधर से स्टेटमेंट पढ़ूंगा और मैं इधर से आगे जाऊंगा, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ूंगा। तो अगर कोई दो ऑपरेटर्स की, इफ टू ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस, मतलब उनके पास सेम प्रायोरिटी या सेम पावर है, हैव सेम पावर, तो उन दोनों को बेसिकली इस तरह से रिजॉल्व करो कि जो पहले आ रहा है, जैसे ये पहले आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं प्लस की और असाइनमेंट ऑपरेटर की सेम पावर है, तो हम कहेंगे कि पहले हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करो, यू सेम पावर, तो यूज़ द वन दैट इज मोस्ट दैट इज मोर लेफ्ट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये वर्किंग किस तरह की है इसकी, ठीक है। तो जब आप कोड कर रहे होगे तो आप ना थोड़ा बहुत ये सोचते रहना, ठीक है, इसको मिस मत करना। थोड़ा बहुत कभी कभार सोच लिया इस बारे में कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरह से वर्क कर रही है। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरह से ये पॉड मैथ्स के थ्रू ये वर्क कर रहे होते हैं। और अब इसके टेबल पे आते हैं। कंपाइलर ने कुछ लॉस के थ्रू, कुछ रूल्स के थ्रू आपका टेबल सेट किया होता है, और उस टेबल को आपने याद करना होता है, ठीक है, एक तरह से याद ही करना होता है, बिकॉज आप जो वो एक इंसान हो और कंपाइलर जो है वो एक मशीन है, ठीक है। और इस इंटरेक्शन के लिए, इंसान और मशीन के इंटरेक्शन के लिए कुछ लॉस आपकी कोडिंग लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं। उस तरह से यहाँ पे भी कुछ लॉज हैं जो आपके मतलब यूज़ होते हैं कि आपकी पहले कौन सी चीज़ कंसिडर होती है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है और प्रायोरिटी किसकी कम है, ठीक है। तो ये लॉज भी आपको याद होने चाहिए और वो इस टेबल से क्लियर हो जाएंगे। अब कैसे क्लियर होंगे? ये जो सारे मैंने लिखे हुए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, चूज़ अ डिफरेंट कलर, यहाँ से नीचे तक, ठीक है, और फिर ये वाले, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर वाले जो है ना यहाँ पे, जैसे ये वाला फर्स्ट है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट, ठीक है। और जितना हम नीचे जाते जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू से कि यहाँ पे है लोवेस्ट, ठीक है। तो नीचे जाते जाते कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, मैंने रन आउट ऑफ स्पेस, तो मैं इधर आ गया और मैंने यहाँ से दोबारा नीचे वाला से शुरू कर दिया। अरे यहाँ से बड़ा गंदा लग रहा था, तो यहाँ से दोबारा हमने नीचे से शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना कि ये वाले जो है, ये जो है ये बाद में आ रहे हैं, इनके बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इनको समझते हैं, बिकॉज़ इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, और समझे बगैर कोई फ़ायदा नहीं। बिकॉज़ अक्सर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि इनमें से कुछ ऑपरेटर्स का पता नहीं होता। तो जो जनरल ऑपरेटर्स हैं उनको तो हम इतना डी डेप्थ से कवर नहीं करेंगे, जो वैसे ही समझ आ रही है कि क्या चीज़ है। लेकिन जिनकी समझ नहीं आ रही, उन पे ऑफ कोर्स डिस्कशन करेंगे हम। तो अभी हम लोग कह देते हैं अपना पोस्टफिक्स, ठीक है। पोस्टफिक्स वो वाले होते हैं जो आपके आते हैं बाद में। कह लो कि आपकी
वेरिएबल के बाद में, वेरिएबल के नेक्स्ट, ये वेरिएबल है आपका, और इसके बिल्कुल बाद ये आते हैं, ठीक है। ये सारे पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इनमें आपका ये आ जाता है, इनमें आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और प्लस प्लस के और माइनस माइनस के, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब ये जो है ये आपका असाइनमेंट में भी यूज़ होता है, ठीक है, कभी ट्राई कर लेना। और लेकिन इसका जो यूज़ है ज़्यादा वो आगे जाके ही होता है। और ये जो है ये आपकी एरेज में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप अगर अपनी एरे बना रहे होते हो तब भी आप इसका यूज़ करते हो, और जब आप एरे को किसी स्टेटमेंट में रन करते हो उसके साथ, तब भी आपका ये वाला राइट पे होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले कंसिडर किया जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है, रेफर करने के लिए उस एरे के हिस्से को। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स मतलब कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल मैं कह लेता हूँ मेरा है, वेरिएबल का नाम है 2, ठीक है, इंटीजर 2 है, और मैं कहता हूँ वेरिएबल प्लस प्लस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका 2 बन जाएगा 3, 2 इज नाउ 3, इधर एरो लगाते हैं, 2 इज नाउ 3, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको किसी स्टेटमेंट में आप रेफर करो, कि जैसे आप कोई कैलकुलेशन करो, जैसे मैं कहूँ कि एक्स प्लस प्लस, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई प्लस डालूँ, ठीक है, 3, ठीक है। अब ये एक्स प्लस प्लस इसका है, और ये प्लस वैसे जो आप प्लस करते हो मैथ्स में, ठीक है, ये वो वाला। तो ये वर्क किस तरह करेगा, इसका आंसर मैं कहता हूँ कि मैंने करना है रिजल्ट में आंसर डालना है, ठीक है। तो अब आपका एक्स प्लस 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 3, ठीक है, इसको माइनस ही कर देना, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अभी हम लोग एक्स प्लस प्लस माइनस 3 कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक्स एक्स को मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू है 2 है, ठीक है, और 2 - 3, लेकिन ये प्लस प्लस भी तो हो रहा है, और हमने तो कहा था कि जो प्लस प्लस होता है इसकी जो मतलब प्रायोरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस प्लस प्लस की है कि ये कंसिडर होगा, ठीक है। लेकिन आपका रिजल्ट में आंसर जो स्टोर हो रहा है, रिजल्ट में आपका आ रहा है रिजल्ट इक्वल्स टू -1, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू -1, एक्स की वैल्यू थी 2, लेकिन एक्स के साथ प्लस प्लस का साइन था, और उसकी प्रायोरिटी माइनस के साइन थे हाई होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा भी माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, माइनस का साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है एडिटिव की कैटेगरी के अंदर, ये एडिटिव की कैटेगरी है, ठीक है, और इसके अंदर आपके यहाँ माइनस और प्लस दोनों का साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे -1 स्टोर हो रहा है। अगर आप कहो कि मैंने आउटपुट कराना है अपने एक्स को, अब खाली एक्स लिख रहा हूँ मैं, तो उसका आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है कि वो मतलब बढ़ा तो देता है एक्स की वैल्यू, ठीक है, लेकिन वो रिटर्न पुरानी वाली एक्स की कॉपी करता है, ठीक है। जब एक स्टेटमेंट, अगर आपकी स्टेटमेंट होती है ना, जब आपकी स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, तो उसमें एक वैल्यू रिटर्न होती है हर वेरिएबल की, ठीक है, हर वेरिएबल की एक वैल्यू रिटर्न होती है, और यहाँ पे उसकी जो पुरानी वैल्यू थी वो रिटर्न हो रही है, लेकिन वो प्लस हो गया, ठीक है,
ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है समझने के लिए, लेकिन अभी बस ये समझ लो कि +2 -3 हो रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने 2 की पुरानी वैल्यू यूज़ की है और फिर जब पुरानी वैल्यू यूज़ करके आपने रिज़ल्ट में डाल दिया आंसर, फिर आपने उसको प्लस कर दिया x को, ठीक है? किया है इसी स्टेटमेंट में है, हुआ इसी स्टेटमेंट में, लेकिन एक तरीके से हुआ, ठीक है? एक स्ट्रक्चर से हुआ कि पहले आपने उसको पुरानी वाली वैल्यू दे दी इस स्टेटमेंट को, x प्लस प्लस -3 वाली जो स्टेटमेंट थी, इसमें -3 को आपने x की पुरानी वाली वैल्यू जो 2 थी वो दी, और फिर आपने उसको प्लस प्लस करके 3 कर दिया। अब यहाँ पे जब आप सी आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3, ठीक है? इस तरह करके। तो ये हो गई थोड़ी बहुत इसकी डिस्कशन। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। ये ख़त्म हो गया, इरेजर यूज़ कर लेते हैं। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी। और अब आते हैं किसकी करें, ठीक है? अब आपका जो आगे है, लेट मी थिंक, आपका जो आगे यूनिरी है वो किस तरह से वर्क करता है। यूनिरी का एक तरह से पोस्टफिक्स का उल्टा होना ही है, ठीक है? यूनिरी में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वेरिएबल होता है, उससे पहले कुछ आता है, उससे पहले, ठीक है, और वो चलता है, ठीक है? उससे पहले कुछ आता है और वो चलता है, और उसकी प्रायोरिटी मतलब सेकंडाइज्ड है। लेकिन आप तो कहोगे कि अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, तो लेफ्ट पे अगर हम जा रहे हैं तो पहले तो भाई यही आ जाएगा। पहले तो आपका यहाँ पे जो भी आप साइन डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे अब यूनिटी में क्या क्या साइंस पड़े हुए हैं आपके, यूनिटी में आपका पड़ा है प्लस माइनस और नॉट का साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क कह लो, और आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस और प्री इंक्रीमेंट माइनस माइनस। तो अगर आप लेफ्ट एसोसिएटिविटी के साथ वर्क कर रहे हो तो ये तो भाई मतलब चल ही जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे अगर आप माइनस कर देते हो, ठीक है, ठीक है, माइनस जैसे एक्स की यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा क्लीन करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स, ठीक है, माइनस एक्स कर देते हैं, मतलब कि आपका पहले 2 था, अब -2 हो गया, ठीक है? इस तरह से यूनिटी वर्क करता है, ठीक है? ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये वाला, ये जो ये वाला सिंबल है ना, अक्सर कन्फ्यूजन आ जाती है इधर। आ, ये जो यूनिटी होता है ना, ये आपका सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? ये माइनस आपका सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है एक्स को, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, अगर वो इससे दूर हो और उसके पास कोई और ऑपरेटर भी हो, ठीक है, तो वो फिर सब्ट्रैक्शन ही होगी। मैं दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल लिख देता हूँ वाई, ठीक है? अब वाई के साथ कोई ऑपरेटर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है? और जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, अगर हम माइनस के लिए हम यहाँ पे वैसे प्लस कर देते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे एक माइनस एक्स है, ठीक है? कंपाइलर को पता है कि भाई जो आपके, अगर आप इस माइनस को थोड़ा इधर करके भी लिख दो, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आजकल के अच्छे कंपाइलर्स इस पे एरर देंगे, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पे आपका जो प्लस है, ठीक है, वो उसको समझ आ रही है कि वो एडिटिव वाला प्लस है, ठीक है, एडिटिव वाला प्लस, ये वाला प्लस, ठीक है? और ये जो माइनस है, ये इसका है, ठीक है? साथ ही रखना ताकि उसके लिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि वो कुछ और ना समझ बैठे, ठीक है? और ये जो माइनस है ये यूनरी है, ठीक है? ये एक्स का, एक्स के लेफ्ट पे ये एक्स का है, ठीक है? एक्स का अपना कुछ है, ठीक है, उसके पहले। तो इस तरह से ये
वर्क करता है। इसमें यूनिटी प्लस प्लस भी आ जाता है, माइनस माइनस भी आ जाता है। उनका बस यही है कि अब मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस और माइनस माइनस जो पोस्टफिक्स वाले थे, वो आपके, अगर आप कोई मतलब रिजल्ट आपका यहाँ पे मैं करता हूँ, लेट्स सपोज एक रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ आपका प्लस प्लस, लेट्स से प्लस प्लस, बल्कि नहीं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ पे पहले वाई डालते हैं, ठीक है, वाई, ठीक है, माइनस प्लस प्लस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये भी सवाल था पहले कि अगर लेफ्ट पे होगा तो पहले ही मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको इसकी प्रायोरिटी इतनी ऊपर क्यों रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपका माइनस पहले आ गया कि नहीं, ठीक है, प्लस प्लस से पहले आ गया ना माइनस, स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन में प्लस प्लस से पहले माइनस आ गया, ठीक है। तो वो अगर प्रायोरिटी नहीं होगी इस चीज़ की, तो वो माइनस को पहले एग्जीक्यूट कर देगा, जबकि हमने तो प्लस प्लस को करना था। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका प्लस प्लस एक्स होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका बड़ा सिंपल सा काम है। इसमें आपका अगर फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स अगर 2 के इक्वल था, आपने इनिशियलाइज किया हुआ 2 के इक्वल, तो वो एक्स को कर देगा 3 के इक्वल, जो आपका पोस्ट फिक्स भी करता है। लेकिन वो यहाँ पे वाई, अगर मैं कहता हूँ वाई 5 है, तो वो 5 - 2 नहीं करेगा, पोस्ट फिक्स 5 - 2 करता था, यहाँ पे वो करेगा 5 - 3, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले कर देने वाला, ठीक है, स्टेटमेंट में ही मतलब उसका आंसर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा। अगर आप यहाँ पे करते पोस्ट इंक्रीमेंट करते, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते आप यहाँ पे एक्स प्लस प्लस कर देते, तो उसका आंसर आपका 5 - 2, मतलब के, ओहो यहाँ पे तो 2 ही आना था, सॉरी सॉरी, 5 - 2 होता और उसका आंसर फिर 3 आता, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा था। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी इससे कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर आप एक्स माइनस माइनस करोगे तो वो आपका एक्स की वैल्यू बाद में कम करेगा, ठीक है। लेकिन इधर 3 ही आंसर आएगा, 5 - 2 = 3 आएगा। लेकिन अगर आप प्री इंक्रीमेंट यूज़ करोगे तो उसमें फॉर एग्जांपल माइनस माइनस एक्स है, तो वो 2 की जगह 1 हो जाएगा, और 5 - 1 का आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो बस ये इस तरह से होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आसान है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ खासा कवर करने को है नहीं सिवाय मॉड्यूलस के। तो मॉड्यूलस को देख लेते हैं, ठीक है, ये मॉड्यूलस किस तरह से वर्क करता है, और डिवीजन वाले को भी देख लेते हैं। आई थिंक मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेशन का इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है नहीं। अ, इधर अगर हम लोग करें, ठीक है, इसकी बात, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 5/3 कर रहे हो, तो इसका आंसर आप सोच रहे होगे कि समथिंग लाइक, मैथमेटिकली देखें तो 4.66 के अराउंड आएगा, आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग। तो इस तरह की कुछ आंसर आएगा। और ये बात आप किसी अगर स्टोर करा रहे हो इंटीजर में, तो इंट वेरिएबल में, इंट एक्स में ये बात स्टोर करा रहे हो आप, तो उसमें आप सोचोगे कि चलो मैंने डिवाइड किया, अब मैं एक इंटीजर वेरिएबल में इस डिवाइड के साइन को स्टोर कर देता हूँ, सॉरी, इस मतलब एक्सप्रेशन को स्टोर कर देता हूँ 5/3 को, तो मेरा 1.66 आ जाएगा। तो असल में आपका सिर्फ 1 ही आएगा,
उसके उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बिकॉज इंटीजर वेरिएबल बनाया भाई, इंटीजर एक्स बनाया, तो उसमें आपका वन के बाद जो भी आपका पॉइंट में बात हो रही है, ठीक है, पॉइंट में बात हो रही है, वो कहता है भाई मुझे इसका पता ही नहीं, मैं तो बना ही नहीं इसके लिए, मुझे तो इसका पता है, ठीक है, मुझे तो इससे लेना देना है, मैं वन स्टोर करा रहा हूँ, बाकी आप जानो आपका 0.66 जाने, ठीक है। तो ये बात होती है। लेकिन अब यहाँ पे मज़े की चीज़ देखना, ठीक है, यहाँ पे कोई मज़े की चीज़ होगी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ भाई कि चलो ठीक है, ऐसी बात है, तो हम कहते हैं कि एक्स है भाई फ्लोट, ठीक है। फ्लोट का मतलब कि जिस तरह कि वो डेसिमल स्टोर कर सकता है, ठीक है, डेसिमल नंबर्स में पॉइंट भी आ जाता है। और हम कहते हैं भाई अब ऐसे करो कि यहाँ पे 5/3 करो, साइन थोड़ा सा सही रखो, 5/3 करो, और अब करो। अब तो तुम 1.66 ही स्टोर करोगे, मतलब तुम्हारे पास 1.67 1.66 ही स्टोर करोगे, अब तो तुम्हारे पास कोई मतलब और रास्ता नहीं। तो कहेगा अच्छा 1.00 दूंगा, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी बात है, अगर आपने आ, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से आपने किसी एक को फ्लोट ना रखा, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन फ्लोट वेरिएबल ना रखा, एक कम से कम एक फ्लोट वेरिएबल ना रखा, तो भाई वो आपको फिर भी आंसर एक तरह से कट कट करा करा के आपको इंटीजर में ही देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा देख लेना और समझ भी लेना। तो इसमें आपका कह लो कि भाई आंसर अगर आपने लाना है 1.67 स्टोर कराना है, तो फिर आपको इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा 5.0 डिवाइडेड बाय 3, या फिर आप कर लो 3.0 डिवाइड 5/3.0, या फिर आप कर लो 5.0 डिवाइडेड बाय 3.0, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस ये समझ लो कि अगर आप एक इंटीजर एक्स में स्टोर करा रहे हो और आप 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर रहे हो, तो 4.5 का 4 जाएगा इंटीजर एक्स में, 0.5 नहीं जाएगा, ठीक है। और उसमें भी अगर आप फ्लोट एक्स में भी डाल रहे हो और आप 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो चलेगा, क्योंकि आपका एक वेरिएबल यहाँ पे अपने आप ही फ्लोट में है, ठीक है। तो इसमें कुछ खासा मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ खासा स्टैटिक बनाना था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, बस ये मत भूल जाना कि स्टैटिक होता है, एक्स नहीं होता, ठीक है। तो वो वैसे एक फ्लोट आ जाता है मेरी, तकरीबन हमेशा ही ऐसे होता है। तो ये थोड़ी डिवीजन की बात हो गई, अब मॉड्यूलस की बात करते हैं। कुछ बच्चों को मॉड्यूलस का पता भी नहीं होगा, लेकिन डिस्कस करते हैं, सब डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलस जो होता है आपका भाई, मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर देता है, ठीक है। मॉड्यूलस भाई आपके रिमाइंडर देते हैं, और इनके रिमाइंडर देने के तरीका के तरीके नहीं होते कि तरीका एक ही होता है, रिमाइंडर टीचर होता है। तो आप यहाँ पे 5 mod 3 करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। आप कुछ और करोगे, आप फ्लोट कर दो, आप एक्स कर दो, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 5.5 कर लो और डिवाइडेड बाय 3 कर लो, ठीक है।
तो आंसर आपका 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई ख़ास है नहीं। इंटीजर आंसर भी दे देगा, फ्लोट भी दे देगा, ऐसी बात ही है। सिर्फ ये मत समझना कि इंटीजर ही देता है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो गया ये। और अब आगे आते हैं। आगे हम आते हैं अपने उस पे। एडिशन, एडिटिव वाले तो क्लियर है। रिलेशनल भी क्लियर होंगे। ठीक है, रिलेशनल का बस ये है कि जो मैथ्स में पढ़ा हुआ है, आपने मैथ्स में अगर पढ़ा हुआ है, प्रॉब्ली पढ़ा ही होगा कि ये जो होता है उसकी इक्विवेलेंट आपका समझ लो ये है, और ये जो होता है उसके इक्विवेलेंट आपका ये है, और बाकी दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। और जो आपका इक्वालिटी साइंस है, ठीक है, इक्वालिटी साइंस, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि अब इधर क्या हो रहा है। ये कंडीशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर से आप सोचोगे असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है, और ये दो दफ़ा ये है, तो इसका क्या मतलब है। ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक वैल्यू एक वेरिएबल में डालता है। ठीक है, एक्सप्रेशन से आप कोई वैल्यू डिटरमिन करते हैं, और ये वेरिएबल में जो लेफ़्ट साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, उसमें डाल देता है। ठीक है, आपका एक्स हो गया, और उसमें आपने अपना ये कर दिया, ये यूज़ कर दिया, और फिर आपने कुछ डाल दिया, जैसे 25 डाल दिया, या 25 प्लस वाई करके डाल दिया, कुछ भी कर दिया। तो इस तरह वो करता है। थोड़ी थोड़ा गला खराब है, तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई कि मेरा इक्वालिटी साइन है, तो वो क्या है, वो आपका यूज़ होता है कंडीशंस में। ठीक है, कंडीशंस आपने इफ स्टेटमेंट्स में पढ़ी होंगी। ठीक है, कंडीशंस में क्या होता है कि आपका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी ज़्यादातर कंडीशन में यूज़ होते हैं, उनका भी आंसर ट्रू या फॉल्स ही आता है। तो रिलेशनल वाले मतलब ये वाले। ठीक है, तो इफ़ में आप कर दो कि x इक्वल्स टू वाई, तो ये कर दो। ठीक है, ये कुछ लिखी होंगी बातें, ये चला दो। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है। और अगर नॉट इक्वल टू को करना है, तो यहाँ पे बस एक ये लगा दो, तो ये नॉट इक्वल टू बन जाएगा कि अगर x 5 है और y 6 है, तो नॉट इक्वल टू मतलब ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना, दोनों नॉट इक्वल टू हैं। आपका मैथ्स में नॉट इक्वल टू इस तरह आई थिंक होता था। आई एम नॉट सो श्योर एट दिस पॉइंट, शायद इस तरह था। तो ये इस तरह है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। इधर आ जाते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल एंड लॉजिकल और वर अ बिट डिफरेंट। ठीक है, टू मतलब आपने जो भी देखा होगा, तो इसका मतलब इसको देख के आप एट एट फर्स्ट ग्लांस इट्स अ बिट वियर्ड कि ये भाई ये क्या आ गया। ठीक है, और ये मैं अपने कीबोर्ड पे कहाँ पे ढूंढूंगा। और ये तो फिर भी एम स्टैंड जो होगा, एम स्टैंड कहते हैं, ये तो फिर भी कहीं देखा ही होगा। तो ये कहाँ से आ गए भाई। ठीक है, तो आप अपना शिफ्ट 7 दबाओगे तो आपका एम स्टैंड आ जाएगा, एक एम स्टैंड आएगा, दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा। और दो दफ़ा दबाओगे तो शिफ्ट 7 दो दफ़ा दबाओगे
शिफ्ट दबाए रखो, 7 दबा दो 2 दफ़ा, तो एम स्टैंड आ जाएंगे। और ये जो 2 लाइनें हैं, ठीक है, एक एक लाइन आपको मिलेगी आपका बैक स्पेस के नीचे की होती है ज़्यादातर। शिफ्ट दबा के बैक स्पेस के नीचे जो की है उसको प्रेस कर दो, आपकी एंट्री के ऊपर भी एक की मिलती है, ठीक है। शिफ्ट दबा के ये मतलब 2 दफ़ा कर दो। इसका एक और भी तरीका है लॉजिकल एंड लिखने का, वो ये है कि आप भाई आप यहाँ पे करो, आप यहाँ पे एंड ही लिख दो, या आप यहाँ पे और ही लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वैसे तो इनको इसी तरह देखा जाता है, लेकिन थोड़ी जनरली आसानी के लिए स्टार्ट में इस तरह भी कर सकते हैं। और लिख दो, वो कंपाइलर समझ लेता है, ठीक है। आपने कोई कंडीशन लिखी, ठीक है, चलेगा ये। इफ़ एक्स इक्वल्स टू वाई एंड, इस तरह की एंड लिख दो, चलेगा, 100% चलेगा, ठीक है। चलेगा भी, तोड़ेगा भी। एंड एक्स लेस देन 10, ठीक है। तो अब ये एंड चलेगा, और भी इस तरह का चलेगा, ठीक है, ओके। और दूसरे वाले एंड और जो असल सिंबल्स हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। तो इस पे नहीं टेंशन नहीं लेनी। आगे आ जाओ। आगे आएंगे हम लोग कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर पे, ठीक है। इसको वैसे मैंने कंडीशनल वाली वीडियो में समझाया हुआ है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है, अगर आपने नहीं वो देखी तो वो देख लो। इसकी इम्पोर्टेंस जो है कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसका ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये होता है, फिर आपकी दूसरी आउटपुट आ जाती है और ये आ जाता है, ठीक है। इससे पहले कोई बात हुई है, ठीक है, जैसे एक्स प्लस प्लस हुआ है और उसके बाद ये माइनस हो रहा है, टोटली स्टेटमेंट जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट है, कोई इस तरह ही कुछ कर लेना, ठीक है। तो वैसे तो इस तरह भी चल ही जाएगा, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्ट है। तो आप यहाँ पे कर दो कोई एक्स इक्वल्स टू 5 है अगर, तो आउटपुट करा दो, आउटपुट नहीं, एक्स प्लस प्लस करना है उसमें, तो आउटपुट करा दो वाई, अदरवाइज एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो जाके इसके साथ इसको जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, ये आएगा अगर एक्स 5 है। अगर एक्स 5 नहीं है तो भाई आपके ये वाले आ जाएंगे और इसके बाद सब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है, लेकिन पहले आपका एक्स प्लस प्लस होगा, ये चीज़ माइंड में रखो। आपका एक्स प्लस प्लस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पूरे टेबल में, सबसे ज़्यादा। तो पहले अगर आपका x2 था तो 3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, ये चीज़ माइंड में रखना, 2 में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे। इधर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। अब आप 3 में से कर रहे होगे, 2 में से नहीं कर रहे होगे, ठीक है। पहले आप 2 से ही कर रहे थे, लेकिन आपने x को 3 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखना, ये थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, स्पेशली जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके, और फिर आपका आखिर में आ जाते हैं आपके ये छोटे छोटे, अब मैं क्या ही कहूँ इन्हें, ठीक है, ये वाले, ठीक है। अब इनका क्या है कि ये जो है, ये भाईजान जो है, इतने सारे, ये असाइनमेंट कहते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। इनको हमने असाइनमेंट वाला जो पहले वाला है वो तो हमने डिस्कस किया ही है पता नहीं कितनी दफ़ा, लेकिन जो बाकी वाले हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका प्लस इक्वल्स टू आ जाता है आपके पास, आपका माइनस इक्वल्स टू आ जाता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आ जाता है, डिवाइड इक्वल्स टू आ जाता है। तो भाई इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपका अगर प्लस इक्वल्स टू है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो एक्स प्लस इक्वल्स टू और आप यहाँ पे 5 लिख देते हो, अब इसका क्या मतलब है भाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम 2 ही ले रहे हैं अभी, ठीक है। इसका मतलब है 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2,
मतलब कि x equals to 5 plus x, that's what it means। ठीक है। और यही प्रिंसिपल बाकी सबका भी है। जैसे आपकी अगर हम बात करें x equals to एस्टेरिक, एस्टेरिक नहीं बनता मुझसे भाई। ठीक है। और 5। ठीक है। तो भाई ये इस तरह हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 एस्टेरिक, अल्लाह खैर ही करे इस एस्टेरिक की। ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, मतलब एक्स को 5 गुना कर दो और एक्स में डाल दो। ठीक है। और आपका जो डिवाइड है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। एक्स कुछ टू, अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो आपका इस तरह होगा एक्स डिवाइड बाई 5। ठीक है। हमेशा इसी तरह होता है। ठीक है। एक्स पहले होता है और 5 बाद में होता है। एक्स पहले होता है और 5 आपका भाई बाद में होता है। ठीक है। सॉरी इसकी गलती हो गई, तो इससे कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है। तो बस एक फ्लो में चल रहे थे, तो फ्लो में जाते जाते गलत कर बैठे। अच्छा जी, ये तो हो गया। और कोमा ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर भाई आपके ज़रूरी तो मैं इनको नहीं कहूँगा इतने, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ये बहुत है। तो कॉम्प्लिकेशन देख लो इनकी, कहीं आ ना जाए। तो ये भाई आपके जो कोमा ऑपरेटर हैं वो आपकी कह लो रीडेबिलिटी ख़राब करते हैं। अच्छी नहीं करते। रीडेबिलिटी होती है कि कोड पढ़ने के लिए दूसरे के लिए रीडेबिलिटी के स्पेलिंग खैर ही करे। आपकी रीडेबिलिटी ख़राब करते हैं कि कोई और आपका कोड पढ़े आगे तो वो कहेगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। इसमें मदद करते हैं आपके कोमा ऑपरेटर बहुत ज़्यादा। तो इससे मेरा क्या मतलब है कि कोमा ऑपरेटर हर स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करता है और उसमें से लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। आपकी एक लाइन लिखी हुई है, इसको इस तरह समझो, आपकी एक लाइन लिखी हुई है और ये लाइन लिखी हुई है भाई के, लाइन मतलब ऐसा नहीं लिखना, लाइन लिखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है सी आउट, लेट मी थिंक, सी आउट एक्स। ठीक है। और एक्स प्लस टू एंड मे बी, अभी के लिए इतना ही ठीक है। ठीक है। ये नीचे वाला हटा दूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे सी आउट एक्स इवैल्यूएट होगा और एक्स स्क्रीन पे आ जाएगा, कंसोल वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर एक्स प्लस टू होगा। अब एक्स प्लस टू को इवैल्यूएट करके मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, इसको मैंने रिटर्न करना है। ठीक है। किधर करना है, कोई जगह नहीं गिवन। रिटर्न करके कहाँ करूँ, कहीं भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। रिटर्न तो होती है सेकंड स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट होती है इसमें कॉमा ऑपरेटर के साथ वो इवैल्यूएट हो जाती है। ठीक है। और वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है। लेकिन रिटर्न अब वो इधर होनी थी। ठीक है। लेकिन इसकी भी प्रेसिडेंस टेबल में नहीं गिवन, लेकिन इसकी प्रेसिडेंस, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसलिए नहीं डाली। इसकी प्रेसिडेंस जो है इस वाले की, वो इससे ज़्यादा है कॉमा ऑपरेटर से। ठीक है। तो इसलिए ये एक्स कंसोल पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता भाई इस तरह करके, ठीक है, जो प्रेसिडेंस ज़्यादा वाला है उसकी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी ना, जो भी उसके राइट पे है उसके लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस आपकी, ब्रैकेट्स की जो प्रेसिडेंस है वो आपकी इससे ज़्यादा है, ब्रैकेट्स की जो प्रेसिडेंस है वो इससे ज़्यादा है। तो पहले वो ब्रैकेट्स में आया, उसने ब्रैकेट्स में आके उसने ये किया, फिर उसने ये चेक किया। ठीक है। तो जब वो ब्रैकेट्स में आया उसने ये चेक किया, उसने ये चेक किया। ठीक है। तो उसका जो आंसर आया भाई, ठीक है, उसका जो आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया उसका, उसका आंसर आया
एक्स प्लस टू, एक्स भी इवैल्यूएट हुआ, कहीं गया नहीं एक्स, बस इवैल्यूएट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इवैल्यूएशन तो करा ली, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आंसर स्क्रीन पे आया टू, मतलब एक्स की वैल्यू टू है तो आंसर स्क्रीन पे आया फोर इस बारी। ठीक है, इसका आंसर फोर आया और पहले वाले का आंसर टू आया, जो आपका सी आउट बोला था, क्योंकि आपके ब्रैकेट जो थे, पहले जो था आपका सी आउट, आपके ब्रैकेट्स नहीं थे। ठीक है, ब्रैकेट्स ने क्या किया, ब्रैकेट्स ने कहा कि भाई अभी इसको इग्नोर करो, पहले ये चलाओ। इसमें चलाया, इसमें पहले ये देखा, इसको इवैल्यूएट किया। अब इसको इवैल्यूएट क्या करें हम, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ, खाली एक्स के साथ मैं क्या करूँ, मैं स्क्रीन पे लिख दूँ भाई, इस तरह से वर्क कर रहा है कि मैं अपने वो उस पर कोड कंपाइलर पे लिख दूँ एक्स, और फिर मैं बंद कर दूँ स्टेटमेंट। ये लिखा है भाई आपने, इन शॉर्ट आप अभी कुछ नहीं कर रहे, ये कॉमा ऑपरेटर करता है उसके साथ जो लेफ्ट पे होता है। ठीक है, उसके बाद है एक्स प्लस टू, आपने कहा अच्छा एक्स प्लस टू आ गया हमारे पास, एक्स प्लस टू को तो भाई आपने डालना है सी आउट की स्टेटमेंट में, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है वो रिटर्न होता है। आप इसको एक फॉर लूप में भी चला सकते हो। ठीक है, कि मैं एक फॉर लूप बनाऊं भाई, और मैं उसमें कर दूं इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, इंट इंट नहीं, जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इनिशियलाइजेशन है डेटा टाइप की, वो भी आपकी एक ही दफ़ा कॉमा ऑपरेटर दोनों की कर देता है, ये भी याद रखो। ठीक है, तो फिर मैं करूँगा आई लेस देन फोर, जे लेस देन सिक्स, जे प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, इवैल्यूएट आपके दोनों ही हो रहे हैं यहाँ पे, इवैल्यूएट दोनों हो रहे हैं। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे इवैल्यूएट दोनों हो रहे हैं, मतलब कि जे भी इक्वल टू ज़ीरो सेट हो गया और आई भी इक्वल टू ज़ीरो सेट हो गया। इवैल्यूएट का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपकी समझी जा रही है, कंपाइलर उनको, कंपाइलर सेट मतलब कर रहा है। ठीक है, समझ रहा है उनको और उनको हिसाब से उनकी वैल्यू सेट कर रहा है। ठीक है, अब आपका इंट मैंने एक दफ़ा यूज़ किया, मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही जो थे वो डिक्लेयर्ड नहीं थे। इंट आपका इसके लिए भी यूज़ होता है, डाटा टाइप आपकी कोई भी हो, वो इसके लिए भी यूज़ होगी, दूसरे के लिए भी यूज़ हो जाएगी। ये भी कॉमा का एक फ़ायदा है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, अब आगे क्या होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये जो आपकी लूप है, ये आउटपुट कर रही है, दोनों आई और जे को आउटपुट कर रही है, तो कितनी दफ़ा चलेगी, चार दफ़ा चलेगी कि छः दफ़ा चलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भाई ये चलेगी सिक्स टाइम्स, क्योंकि जब आपकी कंडीशन चेक हो रही है तो वो कुछ रिटर्न भी कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अभी कंडीशन आपकी पूरी कंडीशन है। ठीक है, ये चेक होती है और इसमें से आंसर ज़ीरो या वन में से कोई रिटर्न होता है। ठीक है, कंडीशंस का हमेशा ज़ीरो या वन ही आंसर आता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, आपका यहाँ पे आई लेस देन फोर इवैल्यूएट हुआ, इसका आंसर ज़ीरो आया, वन आया। ठीक है, अब मैं ज़ीरो वन का क्या करूँ, मैंने यहाँ पे खाली स्टेटमेंट लिख दी, आई लेस देन फोर, स्टेटमेंट ख़त्म। इसका आंसर ज़ीरो आया, वन आया, कंपाइलर क्या करे भाई इसका। फिर आ गया है जे लेस देन सिक्स, अब ये जो है ये रिटर्न भी होगी, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है कंडीशन। ठीक है, ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये इवैल्यूएट होगी, इससे डिटरमिन होगा कि आपकी लूप जो है वो आगे घूमेगी कि नहीं घूमेगी। ठीक है, और फिर जे प्लस प्लस और आई प्लस प्लस दोनों ही इवैल्यूएट होंगे, इवैल्यूएट तो दोनों ने होना है। ठीक है, लेकिन रिटर्न सिर्फ एक हो रहा है, जहाँ पे रिटर्न होने का फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा उसके साथ, वो रिटर्न भी नहीं हो रहा। तो ये ज़रा समझ लो, तो समझ लो इसकी, अगर ये अभी बहुत ज़्यादा डीप है आपके लिए, तो इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। तो इसकी अब कुछ आ जाते हैं कंपाइलर पे, कुछ कोड्स देखते हैं, उनको समझते हैं।
अच्छा भाई, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारी एक इंट की स्टेटमेंट है, उसमें ए तो इनिशियलाइज हो गया 5 के साथ, लेकिन अभी आगे क्या हो रहा है? बी इज इक्वल टू 10 है, सी इज इक्वल टू 15 है, डी इज इक्वल टू 20 है। तो ये क्या कहानी है? और ये कंपाइलर रीड भी कर रहा है, समझ भी रहा है सही से। तो यहाँ पे भाई हम लोग डिस्कस करेंगे कोमा का एक और ऑपरेशन, ठीक है? तो अब यहाँ पे कोमा यूज हो रहा है और बी इज इक्वल टू 10 हो रहा है, फिर सी इज इक्वल टू 15 हो रहा है, डी इज इक्वल टू 20 हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये आपने एक लाइन पे लिखा है। अगर आप इस लाइन की डाटा टाइप लिखते हो ना, यहाँ पे इट लिखी हुई है, तो आपको दोबारा डाटा टाइप मैसेज करने की जरूरत है किसी भी वेरिएबल के साथ जो इस कोमा के साथ आ रहा है। तो ये एक और फीचर है कोमा का, ठीक है? लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये एक रुकी बंदे के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी समझनी। एक आम सा बंदा उसको, या कोई न्यू प्रोग्रामर उसको इसकी नहीं समझ आएगी, कभी कभार किसी प्रोफेशनल को भी नहीं आएगी एट द स्टार्ट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ना देखने वाली बात है कि आपको रीडेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा करना है, और इस चीज़ पे कब, ये बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और इसको आप इस तरह लिखो, इट बी इक्वल टू 10, ठीक है? और यहाँ पे ये क्लोज, इट सी इक्वल टू 15, इस तरह के लिखा करो, ठीक है? इट्स अ बेटर अप्रोच, लेकिन जल्दी में तो कर लेना। एनीवेज, तो आते हैं हम लोग अपनी एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले ये पकड़ते हैं और ये डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने बताया था कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की 15 और डी की 20। तो यहाँ पे तो ए और बी की बात हो रही है सिर्फ। अब यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट का भाई मतलब है कि वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और वो डिक्रीमेंट बाद में होगी, ठीक है? मतलब कि वो कम बाद में होगी। तो यहाँ पे 5 जो है ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 ही। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे रिटर्न कराते हैं, सॉरी आउटपुट कराते हैं स्टेटमेंट में, इस वाली में, तो हमारा आंसर 4 आएगा, ठीक है? बिकॉज पिछली लाइन में प्रोसेस होके 4 हो गया, ठीक है? 4। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है? तो इस तरह। अब अगर हम लोग इस स्टेटमेंट की बात करें, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट बी प्लस प्लस हो रहा है, और मतलब यहाँ पे 15 रिटर्न होगा, ठीक है? इसमें तो कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे दोनों को करते हैं, इंक्रीमेंटल करते हैं, ठीक है? और प्री इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है? तो अब ये रिटर्न करेंगे 70 नॉट 15, क्योंकि अब जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इंप्लीमेंटेशन के बाद वाली हो रही है, कि बढ़ाने के बाद 5, ए के अंदर 5 जो था उसको बढ़ाने के बाद फिर 6 रिटर्न किया गया, ठीक है? और बी की वैल्यू भी इसी तरह ही बदल दी गई कि उसको 11 किया और फिर वो 11 रिटर्न कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से हो रहा है। फिर ये 11 और 6 डाला इस पे रिजल्ट पे, तो 17 आंसर आएगा, 17 आंसर आएगा, ठीक है? तो 17 आ गया भाई। तो इस तरह से एक आप कर रहा है। अब आगे आ जाओ, अगले वाले में बात करते हैं। इधर से ही पकड़ लेते हैं, और ये हो गया। ओहो, आई थिंक पहले कॉपी करती है। ये लो जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा समझने के लिए साथ करते हो, ये ऐड है, ऐड ऑपरेटर। अब ऐड ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा 1 या 0 के दरमियान आंसर देता है अपने ऑपरेशन का। तो इसकी तो आपको समझ लग रही होगी कि इसका आंसर 1 है। लेकिन आप इसको इस तरह देखो, एकदम से देखोगे तो आपको होगा कि इस सब का आंसर, क्योंकि ए और बी की अगर, अब तो इंटीजर धरे यहाँ पे, तो बी और ए दोनों के अंदर 1 होना चाहिए, ठीक है? तो तभी आंसर टोटल इस एक्सप्रेशन का 1 आएगा। तो आप सोचोगे बी और ए दोनों ही 1 से काफ़ी ज़्यादा है, तो जब दोनों ही 1 से काफ़ी ज़्यादा हो तो आंसर तब भी 1 ही आता है। मतलब कि ए जो है वो 1 के इक्वली हो रहा होगा इस एक्सप्रेशन में, और बी भी इस तरह ही हो रहा होगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे माइनस सी है प्लस डी है, तो अब ये होगा किस तरह? अब ये इस तरह थोड़ी ना होगा कि माइनस सी मतलब कि -15 प्लस डी मतलब कि 20, ठीक है? और ये बी भी है, तो इसका टोटल बनेगा
-15 +20 मतलब कि पहले इस तरह होगा ना कि पहले b प्लस -c होगा, ठीक है? तो b 10 है और c -15 है, तो -5 आएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, और -5 + 20 इज़ +15, ठीक है? तो +15 आ रहा है इस टोटल चीज़ का आंसर, ठीक है? अब इस टोटल चीज़ का आंसर +15 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इस टोटल चीज़ को इसके साथ ऐड करना है, ए के साथ। क्यों इस तरह हो रहा है कि ए के साथ ऐड हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है भाई, क्योंकि प्लस की इसकी ये जो एडिशन वाला प्लस है और ये यूनिटी की तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले ये प्लस वगैरह हो गए और ये यूनिटी कंसिडर होगा, और फिर हम ऐड में आएँगे, ठीक है? ए के साथ ऐड करेंगे इस टोटल को। तो ए ऐड 15 होगा, ठीक है? समझ आ रही है? 15 ये है ना, तो ए एंड 15 होगा, ठीक है? इस तरह नहीं होगा कि ए और बी का आप निकालोगे और फिर बाकी सब इसमें ऐड हो जाएँगे। मतलब ए एंड बी का 1 आएगा, फिर इसके साथ भी फिर तो आपने मतलब कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ी नहीं, ठीक है? तो ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है भाई? तो यहाँ पे आई थिंक ये गलती से हो गया इरेज़, तो ये कर लेते हैं। इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है? ठीक हो गया। अब आते हैं आगे, ये पकड़ते हैं और इसको इधर डालते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भाई आपका हो रहा है a++, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस दोनों तीनों की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसकी यहाँ पे लेफ्ट एसोसिएटिविटी काम करेगी मल्टीप्लिकेशन से ऑनवर्ड्स, की मल्टीप्लाई सबसे पहले आ रहा है लेफ्ट में, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा इन तीनों में, ठीक है? और यहाँ पे ए माइनस माइनस भी है, ठीक है? तो अब हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस कंसिडर होंगे बिकॉज इनकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है। तो आपका ए प्लस प्लस आपका हो जाएगा बेसिकली 6 हो जाएगा, लेकिन इधर 5 रिटर्न होगा। यहाँ पे ए माइनस माइनस होगा। अब कुछ लोग गलत सोचेंगे कि ए तो 5 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा बाद में इस स्टेटमेंट के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे ए प्लस प्लस हो गया है मतलब कि 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 से 5 होगा, ठीक है? तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। इसका आंसर अब यहाँ पे करूँगा ना मैं, तो इसका आंसर आएगा 5, नॉट 4, ठीक है? इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को ही निकाल दूँ तो सिर्फ ए प्लस प्लस कर रहा है काम। तो ए प्लस प्लस, अरे वो रह गए डिलिमीटर। अच्छा, अब क्या होगा, अब आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रा माइंड में रखनी है, ठीक है? तो इस चीज़ को माइंड में रखना है और आगे आ जाते हैं। तो अब इसमें आपका आंसर होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50, 50 डिवाइडेड बाय सी, मतलब कि 50 डिवाइडेड बाय 15। अब क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रही है, और इंटीजर डिवीजन में क्या होता है कि मैंने बताया हुआ है कि 50 डिवाइडेड बाय 15 होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो आपका आएगा, इंटीजर आंसर आएगा 3, ठीक है? बिकॉज डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे 10.0 नहीं है, फ्लोट नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर इंटीजर में आएगा, ठीक है? और इसके बाद क्या है, मॉड्यूलस यूज हो रहा है इनके साथ, ठीक है? तो अब इस सब का आंसर मैंने बताया कि इस सब का आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि इसका ये इक्वेट हो रहा है 50 के इक्वल, और ये डिवाइड हो रहा है 15 के साथ, ठीक है? तो 50 डिवाइड बाय 15, इस सब का आंसर जो है ना वो 3 आ रहा है। अब मॉड्यूलस यूज हो रहा है आगे। मॉड्यूलस क्या करता है कि अब ये ए है, ठीक है? ए की वैल्यू इस वक्त हमारी, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस प्लस हुआ था तो मतलब कि 6 है, ठीक है? 6 रिटर्न करेगा ये वाला, ठीक है? तो 3 मॉड्यूलस 6, मतलब कि अगर आप 3 को पकड़ो और आप कहो कि भाई मैंने 6 से इसे डिवाइड करना है, ठीक है? तो मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है? और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है? 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है? 3 डिवाइड हो रहा है 6 से, तो आपका जो आंसर है उसमें तो 0 आएगा, मतलब कि डिवाइड करोगे तो आपके पास कोई नंबर ही नहीं होगा डिवाइड करने के लिए, रिमाइंडर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है? तो अब ये मॉड्यूलस रिमाइंडर वाला ही काम करता है, ठीक है? वैसे तो 0.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर और इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर और आई थिंक जो रिजल्ट होता है,
ठीक है? तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर 3 आएगा। 3 डिवाइड बाय मतलब 3 मॉड्यूलस 6 का आंसर 3 आएगा। तो इसको रन करते हैं। 3 आ गया। ठीक है? तो डिवीजन में आपका जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस होता है। ठीक है? तो वो भी क्लियर हो गया। अब ये लास्ट वाला देखते हैं। ये छोटा लग रहा है लेकिन है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग। ठीक है? तो अब ये देख लो। ये भी सही तरह से मतलब चल रहा है। ठीक है? इसको मैं रन करूँगा तो ये प्रॉब्ली मुझे एरर देगा। ठीक है? अब ऐसा क्यों ये मुझे एरर दे रहा है? भाई मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनमें से जो पहली स्टेटमेंट है वो ये रीड का मतलब कि कर रहा है। अब ये इस तरह क्यों है कि वो पहली स्टेटमेंट को कर रहा है? मैंने तो बताया था कि जो कॉमा ऑपरेटर होता है वो लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न करता है। ऐसे ही बताया था ना? लेकिन ऐसा तब होगा जब कोमा की प्रायोरिटी आपका कोमा जो है उसकी प्रायोरिटी आपके इक्वल्स टू के साइन से ज़्यादा होगी, जो नहीं है टेबल में। इक्वल मतलब असाइनमेंट से ज़्यादा होगी। असाइनमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो इधर ये है कि वो ए को रिजल्ट में डाल रहा है, और इसकी प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी ये है कि ये कोमा से ऊपर है टेबल में। ठीक है? अब ये कोमा से ऊपर है टेबल में, तो ये वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी और फिर ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न होगी। किस चीज़ में रिटर्न होगी? कुछ बचा ही नहीं रिटर्न करने के लिए इसमें, किसी और चीज़ में। तो अब लेकिन यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन हो रही है। ठीक है? एक तरह से ए की भी डाटा टाइप वो इंट दोबारा से डिफाइन कर रहा है, और ये गलत है। अगर मैं यहाँ पे इसलिए कंपाइलर एरर आ रहा है इधर। अगर आप अब इसको करोगे तो ये अजीबोगरीब ही काम करेगा आपके साथ, कि वो कहेगा कि भाई ए और बी डिफाइंड है, मैं उनको इंटीजर दोबारा क्यों बना रहा हूँ कोमा की वजह से। ठीक है? तो इसका हल ये है कि अब आप इस तरह करो और आप कहो कि मैं हटा देता हूँ बी को। तो वो तो मकसद ही ख़त्म हो गया, हमारी डिस्कशन का मकसद ही ख़त्म हो गया यहाँ पे। अगर आपने बी को ही हटाना था तो अब क्या करें? आप इन दोनों को हटाओ, यहाँ पे ज़ीरो करो। ठीक है? और यहाँ पे लिखो रिजल्ट इक्वल्स टू ए कमा बी। ठीक है? समझाने के लिए। ठीक है? अब क्या हो रहा है, कोई डेटा टाइप नहीं है, तो रिजल्ट के अंदर ए जा रहा है और बी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये चल जाएगा। ठीक है? 5 आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे कोमा वाली मतलब पावर यूज़ करनी है कि लास्ट वाली जो वैल्यू वो रिटर्न हो, बी मेरा रिजल्ट में जाए। तो अब यहाँ पे इस तरह करो, इस तरह करो, और आपको भाई कि इन दोनों जो है ना वेरिएबल्स में से, क्योंकि अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ गए बीच में, तो ब्रैकेट्स क्या करेंगे? ब्रैकेट्स इसको इग्नोर करेंगे असाइनमेंट को, और कहेंगे भाई इधर जाओ, ए और बी दोनों को इवैल्यूएट करो, समझो इनको। ठीक है? और इनमें से जो लास्ट है मतलब जो बी है उसको रिजल्ट में डाल दो, तो अब आएगा 10 आ जाएगा रिजल्ट में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो समझनी थी। तो अब आते हैं अपनी अगली कहानी पे, जो है इसकी एक एग्जांपल समझेंगे हम अपने ऑपरेटर्स की, जो हमें मतलब एक तरह से रिलेट करने में आसानी करेगी हमारे लिए टेबल को। तो यहाँ पे भाई अब आपका क्या हो रहा है, आपकी स- थोड़ी सी एग्जांपल आ रही। एग्जांपल के लिए थोड़ी सफाई कर लें, जल्दी जल्दी सफाई करें। ठीक है? अच्छा भाई, जगह तकरीबन हमारी हो गई है रेडी, और अब लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप समझो आप हो एक शादी में, शादी। ठीक है? ये याद करने के लिए है। ठीक है? और शादी में गेस्ट की अलग अलग प्रायोरिटी है, अलग अलग मतलब इम्पोर्टेंस है कि किसको वीआईपी ट्रीटमेंट देनी है, किसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, और इस तरह करके सीन है। ठीक है? तो पर्सनल मत होना। ठीक है? दिल पे मत लेना। ये बस एक एग्जांपल है। तो
बस एग्जाम्पल के तौर पे बस याद रखने के लिए यूज़ कर लो, अगर कर सकते हो। ये जी, अब शादी में क्या हो रहा है, ये भाई आपका ब्रैकेट्स जो है, और ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये आपका प्लस प्लस है, ये आपका माइनस माइनस है। ये कर लो कि आपके घर में जो शादी हो रही है, ये अब्बू हैं, अम्मी हैं, इस तरह के कर लो। ये आपकी अम्मी हो गई, ये आपके अब्बू हो गए, और ये आपके बहन भाई हो गए। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो हमेशा तवज्जो अपनी मतलब पर्सनल फैमिली को ही दी जाती है ना। फिर आपके आ जाते हैं, कर लो लगा लो इनको, कि आपकी आ, बेटी जो मतलब दूसरे घर चली गई है, या मतलब इस तरह के, और उसके आगे से मतलब घर वाले, ठीक है, उनके शौहर भाई और उनके कुछ घर वाले, सास बहू, मतलब वो वाला सीन, ठीक है। तो इस तरह से इधर याद रख लो। फिर आ जाते हैं आपके कुछ मतलब अपने गेस्ट वगैरह, आपकी कोई खाला आ गई, चाची आ गई, और चाचू आ गए, ठीक है। तो इस तरह करके आपके ये लोग भी सेटल हो गए, ठीक है। फिर आपके एडिशन में लोग आते हैं, आपके कह लो नेबर्स, ठीक है। ये बल्कि नहीं, नेबर्स नहीं, ये आपके हैं, ये आपके आ जाते हैं, आपके अब्बू के या अम्मी के फैमिली फ्रेंड्स। दीज आर योर फैमिली फ्रेंड्स, ये याद रख, फैमिली फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। इनको ये एसोसिएशन करने में थोड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसको थोड़ा समझ लो। फिर आपके रिलेशनल में आ जाते हैं आपके रिश्तेदार, जो थोड़े दूर के हैं, लेकिन फिर भी यू आर ओके विद देम, आपको आपके रिलेशन उनके साथ ठीक ठाक है, ठीक है। और फिर वो वाले आ जाते हैं जिनके साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मतलब आपकी कोई बहस हुई थी, इतने पास के नहीं है, दूर के हैं थोड़े, दूर के रिश्तेदार, लेकिन बड़ी देर से बात नहीं हुई, काफ़ी दूर के हैं, इतने पसंद नहीं हैं, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, थोड़ा दूर हो गए हैं उनसे, दूर के, ठीक है। और फिर आपके आ जाते हैं आपके नेबर्स, ठीक है। नेबर्स, नेबर्स आ जाते हैं आपके, नेबर्स वो वाले जो आपको थोड़े ज़्यादा पसंद है, होती है, सबकी प्रेफरेंस होती है नेबर्स अच्छे वाले, ठीक है, जो आपको ज़्यादा पसंद है। और नेबर्स जो इतने अच्छे नहीं है, अब गली में तो सबको बुलाना होता है ना, नेबर्स जो जिनके साथ आपकी कोई बहस हुई है, जो शोर मचाते हैं या तंग करते हैं, नेबर्स जो इतने पसंद नहीं है, जो इतने पसंद नहीं है, ठीक है। ये दोनों लॉजिकल से हो रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं वो लोग जिनके बारे में आप कोई 20 दफ़ा सोचते हो, या 5-10 दफ़ा तो सोचते ही हो कि भाई इस तरह के लोगों की शादी में, हमारी शादी में दुख भी बनता है आने का, इनको इनवाइट करें कि ना करें, इनवाइट करें और करें, फर्स्ट से सही कर लो, इनवाइट करें इनको, ठीक है। और फिर भाई आपके आ जाते हैं इन इन इनवाइट किए लोगों के, कंडीशनल वाले लोगों के, जो कंडीशनल के नीचे लोग हैं, इनके भाई आ जाते हैं आगे से, वो कहते हैं कि जिनको हम सोच रहे थे कि इनको बुलाएं या ना बुलाएं, इस तरह के लोग हैं कि इतने दूर के हैं, या बस एक दफ़ा मिले चलते फिरते कहीं, वो अपने बच्चे भी साथ दे हैं। इनवाइट सिर्फ 2 लोगों का दिया, और वो अपने बच्चे भी साथ दे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट उनके बच्चे आ गए, ठीक है। और फिर आपका कोमा आ गया। कोमा क्या है? सोचो कोमा क्या है, क्या हो सकता है कोमा? कोमा भाई वो है जो शादी में घुस जाता है, ठीक है, उसको किसी ने नहीं इनवाइट किया, उसको किसी ने नहीं बुलाया, ठीक है। ये वो लोग हैं जो घुस जाते, इस तरह एक स्टेटमेंट में आपका कोमा आ जाता है, तो वो जोड़ देता है, मतलब उन्हें 2 स्टेटमेंट बना देता है, तो वो घुस जाता है बीच में, ठीक है, वो अंदर आ जाता है बीच में, ठीक है। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह याद रख लो कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले लोग होते हैं,
अभी थोड़े बड़े बड़े हैं। ये आपके अम्मी अब्बू हो गए, और आपके बहन भाई हो गए, ठीक है। ये आपकी जिसकी शादी हो गई बहन, ठीक है। ये भाई, ठीक है। और ये उनके हस्बैंड, उनके कुछ मतलब अम्मी अब्बू हस्बैंड साहब के, ठीक है। और बहनें, और फिर आपके अपने ज़ाती रिश्तेदार पास वाले, ठीक है। ज़ाती पास वाले रिश्तेदार, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आपके कुछ दूर के रिश्तेदार लेकिन रिलेशंस ठीक है। फिर दूर के रिश्तेदार इनके साथ रिलेशन बस अच्छे नहीं है इतने, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं आपके नेबर्स, ठीक है। जो मतलब जिनके साथ खुश रहो, ये देखो ना स्माइली स्माइली सा बना हुआ है, खुश खुश सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये लॉजिकल एंड हो गया, ठीक है। फिर वो आ जाते हैं भाई जो आप कहते हो कि बस यार अब क्या करें, है नेबर पुराना तो सबको ही है, तो ये वो ले आ जाते हैं। फिर वो कुछ लोग होते हैं जो आप वैसे ही आप कोई मतलब ब्राइडल शूट के लिए कहीं मेकअप वाली सैलून पे गए, तो आपने उस मेकअप वाली को भी इनवाइट दिया था कि भाई आप भी आ जाना, ठीक है। और वो अपने साथ में कोई 7 बच्चे भी ले आए, ठीक है। जबकि आपने इनवाइट सिर्फ उनको दिया, और मतलब शायद उनके हस्बैंड को, ठीक है। और ये एक वो है जो शादी में भी आया, गिफ्ट भी नहीं लाया, सलामी भी नहीं दी, खाना खाया निकल गया, ठीक है। या अगर ज़्यादा कोमा आ जाते हैं तो निकल गए, ठीक है। तो ये ज़रा याद करने का तरीका है, इसको ज़रा विजुलाइज कर लो, समझ लो, तो अच्छे से याद हो जाएगा।